मूवी अपराधी को आइडिया तो देती है, नो डाउट। कि वाकई में जो टीवी में सीआईडी दिखाते हैं क्या रियल लाइफ में भी सीआईडी वैसी ही होती है? 3 साल बाद मैं गया, बच्चन साहब ने मुझे 3 साल बाद देखते ही तुरंत पहचान लिया। खुफिया के तौर पर हमारे यहाँ एक स्पेशल ब्रांच होती है, उसके जो अधिकारी हैं वो सिविल यूनिफॉर्म में ही सिविल में रहते हैं वो, और वो इंटेलिजेंस जुटाते रहते हैं। हर जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पहुँच जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चल पाता। हमारे सीएम साहब, पीएम साहब अथवा उपराष्ट्रपति हैं अथवा गृह मंत्री हैं, जब भी ये आते हैं तो उनमें ड्यूटियाँ लगती हैं, तो हम ड्यूटी करते हैं। उस जगह पे आपको वर्दी पहन जी हाँ, वहाँ वर्दी पहन के जाना होता है। और बाकी नॉर्मली आप सिविल ड्रेस? नॉर्मली सिविल में ही रहते। पति उसे खोलता था और पूरा पढ़ता था और उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लेता था। ऐसे करके बहुत सारे पत्रों की उसने फ़ोटोकॉपी रखी। फिर उसने उनके आधार पर उनमें से ज़रूरत के मुताबिक शब्द निकाले और एक उन्हीं अक्षरों को, शब्दों को काट काट के और वो पेस्ट करता चला गया कोरे कागज़ पे। और ऐसे पेस्ट करके उसने एक कहानी बना ली कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ऐसे करके एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी होती है आज हर अपराधी की कि वो कुछ ना कुछ सोचता है, तो वो जो सोचता है हमें भी उसी के हिसाब से तैयारी करनी होती है। वो 2 कदम आगे बढ़ता है तो हमें भी 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ के तैयारी करनी होती है। हर केस हमारे लिए एक स्टडी होता है, उसी के आधार पर हम नई नई चीज़ों को खोजते रहते हैं। अच्छा जी हाँ, ये आपका रिकॉर्ड है? ये लगभग ये मध्य प्रदेश पुलिस में मेरा रिकॉर्ड है। सामान्य जन के मन में ऐसा भाव पैदा करना है हमें, अपराधियों के मन में भय होना चाहिए। ऐसा सर सारे पुलिस वाले करने लग जाए ना तो मेरा आधा कंटेंट आना बंद हो जाए। हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज के इस पॉडकास्ट को देखिए, हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को लेके आया हूँ जिनके किरदारों को आपने पिक्चरों में देखा होगा। एक पिक्चर आई थी सुपर 30 करके, इस पिक्चर में जिस तरह के किरदार को दिखाया गया, और यूट्यूब पे भी कई सारे चैनल हैं, जैसे कि एक कोई व्यक्ति हैं जो चलाते हैं फिजिकल एकेडमी वगैरह, जो ये कहते हैं कि हम फौजी फैक्ट्री हैं, वो दिखाते हैं, बट जिससे मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ वो रियल लाइफ में वो है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं माननीय प्रदीप मिश्रा सर, जो डीएसपी है सीआईडी में। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको दोबारा परिचय दूंगा। मैं प्रदीप मिश्रा वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी सीआईडी के पद पर पदस्थ हूँ और बतौर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट मैं इस समय कार्यरत हूँ। तो जैसे पॉडकास्ट के शुरू में मैंने सर का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, इन रियल लाइफ सर वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे जो पिक्चरें बन रही हैं जिसमें एक दिखाया जाता है किरदार को कि वो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। सर रियल लाइफ में वो चीज कर रहे हैं भोपाल में। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है लेकिन उसके बाद भी अगर वो सपना देखता है कोई अफसर बनने का, तो सर उसको पूरा करते हैं। ऐसे प्रदीप मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा, और मैं ये जानना चाहूँगा आप किस तरीके की संस्था चलाते हैं ताकि लोगों तक ये बात अच्छे से पहुँचे कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये बात है 2011 की, जब मैं कौन बनेगा करोड़पति खेला था और उससे मुझे 25 लाख रुपए मिले थे, मैंने इनाम की राशि जीती थी। तभी से बस चूँकि दिमाग में पहले से ही पढ़ना पढ़ाना मेरा शौक़ रहा है, केबीसी में भी शायद इसीलिए मैं जा पाया, और जो उस पैसे का प्रयोग मैं चाहता था कि जो बच्चे आर्थिक रूप से अक्षम हैं उनकी पढ़ाई पर किया जाए। पढ़ाई के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनकी एजुकेशन तो फ्री हो जाएगी, लेकिन जब वो गांव देहात से निकलें तो उनको रहने और खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यही सोचकर भोपाल में डिपो चौराहे पर एक स्कूल है, रेड क्लिफ स्कूल, उनकी एक बिल्डिंग खंडर हुआ करती थी पीछे, स्कूल के पीछे। तो उनसे मैंने संपर्क किया और उन्होंने मेरा साथ भी दिया। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि अगर बिल्डिंग में कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हो तो उस चीज़ के लिए वो पैसा नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ईश्वर की कृपा से पैसा मिल गया है, मेरे पास आ गया है और मैं इस पैसे का उपयोग करना चाहता हूँ, तो शायद ऐसे बच्चों के लिए ही। तो उन्होंने वो बिल्डिंग मुझे दी, मैंने उसका रेनोवेशन करवाया और केबीसी से जीती हुई रकम मैंने उस पर खर्च की। बच्चों के लिए हर साल उसमें लगभग 70 बच्चों के रहने की व्यवस्था थी, बच्चे रह सकते थे, खाना भी उनको वहाँ उपलब्ध होता था। अब ये बात तो निश्चित है कि मैं सारे बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क ये काम नहीं कर सकता था, मेरे लिए प्रैक्टिकली संभव भी नहीं था। हालांकि मैंने कई संस्थाओं से गुहार लगाई कि लोग मुझे मदद करें, आगे आएं और इस संस्था को मैं लगातार आगे लेकर जाऊं। मेरा सपना था कि इतना बड़ा संस्थान हो, कम से कम 1500 बच्चे तो मेरे संस्थान में रहें, मेरे सुपरविज़न में पढ़ें लिखें। लेकिन
अभी तक कोई आगे नहीं आया। यही कारण रहा कि मैंने जब ये संस्थान खोला तो मैं हर साल लगभग 14-15 बच्चों को गोद ले लिया करता था, जिनकी एजुकेशन के साथ साथ रहना खाना भी फ्री हुआ करता था। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो रहने खाने की व्यवस्था कर लेते थे, तो वो चाहते थे सर पढ़ाई ही फ्री में मिल जाए। तो हाँ, ये बात सही है, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिन्हें मैंने पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा देने की कोशिश की है। बस मन में यही रहता था कि ईश्वर की कृपा से इतना मिल जाए जितना बच्चे पर खर्च होता है, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता रहे और ऐसा भविष्य में अगर हो जाए तो मैं बहुत बड़ा संस्थान रन करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज पुलिस अधिकारी हूँ, लेकिन कई बार मन में ये भावना आती है कि शायद अभी मैंने वो नहीं किया है जिस समाज को, जो मेरी ज़रूरत है या जो मैं कर सकता हूँ समाज के लिए, मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। ये सच्चाई। अच्छा सर, आपकी जॉब की टाइमिंग क्या रहती है? चूँकि मैं टेक्निकल जॉब में हूँ, इसलिए जॉब की टाइमिंग वही है 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। इसके अलावा वीकेंड भी मिलता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो उसमें भी मैं अच्छा खासा पढ़ा लेता हूँ, बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। और मेन कारण ये है कि चूँकि मेरी दिनचर्या बहुत ही संतुलित है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठ के रोज़ाना 2-2.5 घंटे में पहले विद्या अध्ययन करता हूँ, उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाने जाता हूँ। ये मेरी दिनचर्या आमतौर पर रही है। और शाम को भी जब मैं ऑफिस से आ जाता हूँ तब भी अगर मुझे लगता है एक्स्ट्रा क्लास और लेनी है तो मैं ऑफिस से आने के बाद भी एक आध क्लास ले लेता हूँ। अच्छा, मतलब ये एक तो आपकी जॉब हो गई 10 से 6 बजे तक की, उसके बाद ये 2-3 घंटे का समय आप पढ़ने के लिए निकालते जी हैं? हाँ, पहले 4 बजे से उठ के मैं पढ़ता हूँ। खुद पढ़ते हैं खुद आप? पढ़ता हूँ मैं, ओके। क्योंकि यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करवाना आसान नहीं होता। बड़े बड़े अधिकारी भी आए दिन बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं और प्रॉमिस तो कर देते हैं पढ़ाने का, लेकिन रोज़ाना नियमित रूप से विद्या अध्ययन करके पढ़ाना ये बहुत टेढ़ा काम है और इसमें सभी सहयोग नहीं कर पाते। कुछ दिन तक हो जाता है सहयोग, लेकिन आमतौर पर ऐसी संस्थाएं जितनी भी बनती हैं, खोली जाती हैं, वो लंबे समय तक रन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो विद्यार्थी आशा भरी निगाहों से ऐसी संस्थाओं की तरफ देखते हैं, बाद में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। आपने कितने सिलेक्शन करा दिए होंगे सर अभी तक? मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे जितना याद है 300 प्लस सिलेक्शन तो जय हिंद शिक्षा संस्थान से हो चुके हैं। इतने बच्चे आज जॉब में हैं, जगह जगह हैं जॉब में, लेकिन ज़्यादातर बच्चे पुलिस लाइन में ही गए हैं। 39 सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो चुके हैं इस संस्थान से। हालांकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 7 सालों से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई है, अन्यथा इन 7 सालों में शायद ये संख्या 100 क्रॉस कर गई होती। लेकिन कांस्टेबल की भर्ती बीच बीच में आई हैं तो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं काफ़ी। कांस्टेबल में सेलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या 150 से ऊपर होगी। इसके अलावा अन्य विभागों में भी बच्चे गए हैं। अच्छा, मैं मतलब एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ पर्सनली कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपने इतने सारे सब इंस्पेक्टर निकाल दिए और भी तरह तरह पे अफसर आपने बनाए, उसके बाद भी सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है ये संस्था चलाने में? क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर अपनी सैलरी के अलावा भी, अच्छा वो अलग विषय हो गया, लेकिन फिर भी इतना तो कमा ही सकता है कि एक आध दो बच्चों को पढ़ा सके। अगर वो आपके इधर फ्री में पढ़ा तो वो क्यों नहीं स्पॉन्सर कर रहा है? कारण ये था कि जितने बच्चों को मैंने फ्री में पढ़ाया, हॉस्टल में रखा या खिलाया उनको, ऐसे बच्चों से मैंने एक प्रॉमिस लिया था कि आप जय हिंद शिक्षा संस्थान से जो भी रिसोर्सेज लेकर जा रहे हैं, इसकी प्रतिपूर्ति आपको जॉब लगने के बाद करनी है, और वो भी अपने जैसा ही एक आर्थिक रूप से अक्षम बच्चा यहाँ एडमिशन कराएं और उसका आप खर्चा उठाएं। इससे संस्थान भी आगे रन करेगा और एक चेन बनेगी। जो काम मैं आज कर रहा हूँ, मेरे सारे शिष्य जब यही काम करने लगेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर ये काम आगे चल के फैल जाएगा। लेकिन मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा। मैंने अभी तक ये पाया है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों ने मतलब अपना जो प्रॉमिस किया था, वादा खिलाफी ही की है उन्होंने। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुझे दोहरा लॉस हुआ है। एक तरफ मैंने बच्चों पर पैसा भी खर्च किया, तो दूसरी ओर जब वही बच्चा सेलेक्ट हो गया तो वो ये सोच कर कहीं ऐसा ना हो सर वही प्रॉमिस हमें याद दिलाएं कि हमें एक गरीब बच्चे को फिर से पढ़ाना है, हमें एक सैलरी डोनेट करनी है कम से कम, ताकि गरीब बच्चों की एजुकेशन हो सके। तो ऐसे बच्चे सेलेक्ट होने के बाद वापस ही नहीं आए। और अगर वो बच्चे वापस आए होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी किसी से कुछ भी पाने की अभिलाषा होती, क्योंकि मन में एक तमन्ना थी कि ऐसा पेड़ लगाऊं जिसके जब फल आएंगे तो उस फल से ही मैं और सारे पेड़ लगाऊंगा
और बड़े बड़े बगीचा बनाऊंगा, एक दिन ऐसा होगा कि बहुत बड़े स्तर पर शिक्षा की खेती होगी और लोगों को यही शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होगी। आज वो दिन कभी हम भूल नहीं सकते अपनी परंपराओं को, जब ऋषि मुनियों ने आश्रमों में रहकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षाएं दी हैं और बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट इन्हीं से निकले हैं। तमन्ना यही है कि एक बार मैं भी ऐसे गुरुकुल का संचालन करूं जहां बड़े अनुशासित बच्चे निकलें, जो राष्ट्र के लिए बहुत, जिनके अंदर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जो राष्ट्र के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहें, न सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि सिविलियन लाइफ जीते हुए भी वो दूसरों के लिए हर समय सोचें। बहुत सर, मतलब जेनुअनली आपसे बात करता हूँ, जब जब मिलता हूँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और मेरे को कई बार सीरियसली तरस भी आता है इन सारी चीज़ों पे कि आदमी पढ़ाना चाह रहा है, शिक्षा फ्री देना चाह रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर को इस देश में बहुत लोग मानते हैं, उनका तो कोट है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और उस चीज़ को आप फ्री में दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप तक सहायता नहीं पहुंच पा रही है तो दुर्भाग्य है। इस देश में ऐसे लोगों के साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो नो डाउट ये दुर्भाग्य। और मैं चाहता हूँ जितनी भी ऑडियंस इस चीज़ को देख रही है या जिन तक ये बात पहुँच रही है कि आप अगर हमारे सीएम तक और बाकी लोगों तक अगर ये बात पहुंचा पाएँ तो डेफिनेटली पहुंचाएं, क्योंकि आज सर ने इतने सारे लोगों की भर्ती करवा दी है, आज सर की वजह से इतने सारे लोग अफसर बन गए, तो और को भी मौका मिलेगा, क्योंकि इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है। और सर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, लेकिन बस किसी जगह वो भी मात खा रहे हैं, क्योंकि खुद एक सरकारी अफसर हैं। अगर ये भी कोचिंग माफिया चला रहे होते हैं तो शायद अभी तक ये दिक्कत नहीं आती। सर कोचिंग माफियाज के बारे में आपको पता है, जो आईएएस आईपीएस की पढ़ाई कराते हैं? अब सोच सुना तो है, अभी दिल्ली में जो रिपोर्ट्स वगैरह आई थी पिछले दिनों, वो बच्चे कुछ जो बाढ़ में जिनका दुखद निधन हो गया था, उस समय ही कुछ मुझे सुनने को मिला था उनके बारे में। तो जिस तरह से लोग चला रहे हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, सैकड़ों की संख्या में बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं और फीस 2 लाख से 2.5 लाख से कम फीस नहीं होती है उनकी। तो इनके बारे में मैंने सुन रखा है। अब यही है कि सबकी अपनी अपनी नीति और नीयत है, उसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते। नहीं आप नहीं, मतलब मैं तो आपसे चाह भी नहीं रहा कि आप बोले, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोचिंग माफियाज की स्थिति ऐसी है कि कुछ जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को ये कह के नहीं पढ़ाते कि तुम आईएएस बनोगे, देश की सेवा करोगे। वो इसलिए, जैसे भी आपने ना राष्ट्र की बात करी, माँ भारती की बात करी, उनका ऐसा कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होता। उनका कॉन्टेक्स्ट ये होता है डीएम होता है, डीएम शादी में जाओगे जलवा हो जाएगा। मतलब आप एक लस्ट की तरफ उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक आम इंसान को आप ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यार अगर वो डीएम बन जाएगा या आईएएस या आईपीएस कुछ भी बन जाएगा तो वो एक अलग ही सुपीरियर हो जाएगा, जो कि गलत है। ये कोचिंग माफियाज के अगर आप देखेंगे जाके, मेरे हिसाब से तो गलत है। नहीं साहब, 100% गलत है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक्चुअली भावना ये होनी नहीं चाहिए। मेरी जो भावना है, जिस तरह से मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, ज़िंदगी में खूब पैसा कमाओ, बड़े अधिकारी बनो ताकि आपके पास बड़े अधिकार हों। लेकिन ध्यान रहे, ये दोनों ही चीज़ें हैं, धन और अधिकार, ये सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए होते हैं। आप पूरी निष्ठा से इन्हें अर्जित करें और इनका प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए होना चाहिए जिन्हें वास्तव में इनकी ज़रूरत है। यही सोचकर अगर आप पढ़ेंगे और समाज में आगे आएंगे तो निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा, क्योंकि दोनों का कल्याण केवल और केवल एक सकारात्मक सोच से हो सकता है। नकारात्मक सोच न समाज का कल्याण करती, न व्यक्ति विशेष का कल्याण करती। हाँ, देखने में जरूर लगता है, भौतिक दुनिया में व्यक्ति जब लीन हो जाता है तो उसे भौतिक चकाचौंध, पैसा और हराम की दौलत बहुत प्रेरित करती है और कहीं ना कहीं उसी में व्यक्ति भटक जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है जो मुझे लगता है कि शायद इंसान को ये समझ में ही नहीं आया कि उसका जन्म हुआ किस लिए है। इंसान को ये पता ही नहीं है कि ज्ञान किसे कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है लोग पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी जरूर बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान का अभाव हमेशा उनके अंदर बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं। उन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली है और इन्फॉर्मेशन मशीनवत होती है। जिस तरह से मशीन बिना भावनाओं के काम करती है, ऐसे ही आज अधिकारी अधिकांश बिना भावनाओं के काम कर रहे हैं। यही कारण है कि समाज में वो मैसेज जा ही नहीं पा रहा जो जाना चाहिए। बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं आगे आएँ, लेकिन जब वो खुद संघर्ष करके, बहुत ज़्यादा संघर्ष करके जब आगे बढ़ते हैं तो वो भी उसी बहाव में बहना शुरू कर देते हैं। उन्हें भी लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ प्राप्त किया है, अब मेरा भी समय आ गया है, मैं भी ऐशो आराम करूं, मैं भी खूब पैसा कमाऊं, अधिकारों का दुरुपयोग करूं। कहीं ना कहीं उनको भी लगता है, तो वो भी उसी धारा में बह जाते हैं। लेकिन
मेरी पर्सनल सोच ये है कि शिक्षा वो स्थान है, गुरुकुल वो स्थान होते हैं जहाँ से ऐसी शिक्षा लेकर विद्यार्थी निकलते हैं जो समाज कल्याण करती है। तो ये केवल तभी संभव है जब वास्तविक गुरुकुल खोले जाएं। मैं आज इस आपके माध्यम से और आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब के पास तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि इस भारतवर्ष में चाहे कोई राज्य सरकार हो जो वेलफेयर के लिए काम करना चाहती हैं, जिनके मन में है कि एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाए, अथवा कोई व्यापारी उद्योगपति हैं जो रियल में गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं अपना शेष जीवन समर्पित करना चाहता हूं। आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। एक बड़ी एकेडमी खोलिए, लगभग ज़्यादा 4-5 एकड़ भूमि में वो एकेडमी खोली जा सकती है, जहां बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, पढ़ाई, शारीरिक प्रशिक्षण और उनके रहने खाने की भी वहाँ व्यवस्था हो। ऐसी एक बड़ी बिल्डिंग भी हो। और एक बार मुझे सेवा का मौका देकर देखिए। मेरा जीवन अभी तक की 25 साल की मेरी सर्विस है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैंने पूरी ईमानदारी से सर्विस को करने की कोशिश की है। मेरे गुरु जो भी रहे, उन्होंने मुझे जिस तरह का ज्ञान दिया, जिस तरह का उनका सानिध्य में रहकर मैंने जो भी ज्ञान अर्जन किया है, उससे मेरे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैं एक दिन बच्चों की शिक्षा पर मैं काम करूं। और कारण ये है कि आप किसी को कुछ भी दे दीजिए, वो लंबे समय तक नहीं टिकती, लेकिन शिक्षा ऐसी है जो न सिर्फ लंबे समय तक टिकाऊ है, बल्कि इससे अन्य संसाधन भी उपार्जित किए जा सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे लिए एक बार कोशिश करके देखिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सरकार मुझे सैलरी देती है, मुझे बहुत है, मेरे लिए पर्याप्त है, इससे मेरा काम चल जाता है। उद्योगपति, व्यापारी अगर कोई बड़ा संस्थान खोलना चाहें ऐसा, और उसकी जिम्मेदारी मुझे देना चाहें, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे लिए ऐसा भी नहीं है कि ये जॉब ही बहुत सब कुछ है। अगर जैसा मेरा सपना है वो चीज़ मिले और मुझे लगे कि समय की कमी हो रही है, तो मैं जॉब भी छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे को कोई 1% भी इसमें हिचक नहीं होगी। सरकार ने बहुत कुछ मुझे दे दिया है, और अगर आगे समाज सेवा के लिए मुझे चूँकि जाना ही पड़ा, अब जैसा कि हम जानते हैं सिविल सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं हम, हमें सरकार लाई ही लोक सेवा के लिए है। यदि मैं यही लोक सेवा और बड़े स्तर पर कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं जॉब छोड़कर भी करने को तैयार हूँ, बशर्ते कोई मेरा सहयोग करने को तो तैयार हो। मध्य प्रदेश सरकार अगर चाहे, बहुत बड़े बड़े वेलफेयर के लिए काम हो रहे हैं, तमाम SC ST बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान खोले जाते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते। उसका कारण यही है कि वहाँ कार्य करने वाले लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है। वहाँ ऐसे लोग रखे जाते हैं जो वो काम करना ही नहीं चाहते। तो ऐसी जगह एक बार मुझे रख के देखिए, फिर देखिए आप एजुकेशन का स्तर क्या होता है। मैं सभी से आह्वान कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। और शायद है कि वो कहते हैं ना कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, मेरी अविसिप्त वस्तु मुझे मिल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं जितना कर सकूं कम होगा। भगवान ने अगर ये अवसर दिया तो हाँ, वादा करता हूँ ऐसे राष्ट्रभक्त जरूर पैदा करूँगा, ऐसे राष्ट्रभक्त जरूर तैयार करूँगा जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए सोचेंगे, समाज कल्याण के लिए सोचेंगे। बस यही सोचकर मैं ये संस्थान चलाना चाहता हूँ। नहीं सर, काफ़ी इमोशनल है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि आप जॉब भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं शिक्षा के लिए। मतलब वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना सर। एक जगह आप जैसे ऑफिसर्स हैं जिनके साथ मैं बैठना बात करना पसंद करता हूँ, एक जगह वो ऑफिसर्स भी देखे, उनसे भी मैं मिला हूँ जो जिनका एरोगेंस बहुत ज़्यादा वो रहता है। ठीक है, दोनों की ज़रूरत है इससे, क्योंकि कुछ लोग अच्छे लोगों से मानते हैं और कुछ बुरे लोगों से मानते हैं। खैर, अब सर मैं कुछ अलग बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि आप CID के ऑफिसर हैं और साथ ही साथ आप KBC में 25 लाख की रकम भी जीत के आए। तो पहली चीज़ तो सर, जो आपको 25 लाख रुपए मिले थे वो पूरे मिल गए थे या कुछ कटवट हुआ था? नहीं, वो तो चूँकि जितनी भी इनाम की राशि होती हैं उसमें 30% टैक्स, जहाँ सोर्स डिडक्शन होता है, जहाँ से पैसा मिलता है वहीं से कट जाता है, तो उसमें 17.5 लाख का चेक आया था। अच्छा, टोटल 25 नहीं आया था। ये कब की बात है सर वैसे? 2011 की। 2011 की जी। अच्छा, अब मैं ये किसी और पॉडकास्ट में बोलूँगा कि आप सिविल सर्वेंट हैं, इसलिए मैं उस चीज़ को यहाँ कोट नहीं कर रहा। तो आप कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? थोड़ा प्रोसेस बताइए कि आप कैसे गए, कैसे पता चला? वो KBC में हर साल मई के महीने में लाइन खुलती हैं सोनी TV पर।
सोनी जो सोनी चैनल है उस पर आती है। अमिताभ बच्चन जी आते हैं और वो एक प्रश्न पूछते हैं और 24 घंटे का समय देते हैं कि 24 घंटे में आप मैसेज करके इसका जवाब दें। उसका जवाब सही अगर आपका जवाब सही होता है तो एक्चुअली उसमें से रैंडमली, चूँकि उनके पास करोड़ों मैसेज जाते हैं, वो उसमें से रैंडमली लगभग 1000 चयन करते हैं। उन जो मैसेज करने वाले हैं उन लगभग ऐसे 1000 मैसेज का चयन किया जाता है। तो वो सही होने पर उन्हें अगले ही दिन 3 प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं मोबाइल पे। अगर वो तीनों प्रश्नों के जवाब आपके सही हैं तो आप अगले लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगला लेवल उनका ये पूरे भारतवर्ष में उनके कुछ 7-8 सेंटर हैं जहां पर वो ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। ऑडिशन राउंड कहा जाता है उसको। वहाँ फिर से एक बड़ी स्क्रीन पर बच्चन साहब आएंगे, रिकॉर्डेड रहता है, लगभग 15-20 क्वेश्चन करेंगे और उनके जवाब देने होते हैं। आपकी अपनी पूरी बायोडेटा आपको एक बुकलेट में लिखना होता है। उसके बाद फिर एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है उसी दिन। इतने चैनल से गुजरने के बाद अगर उनको लगता है कि आप उनके लिए योग्य हैं तो निश्चित रूप से आपका फिर चयन होता है और फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सीट पर आपको बैठने को मिलता है। वहाँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सीट में आप अगर पहले प्रश्न का जवाब देते हैं तो आप हॉट सीट पर बैठते हैं। वो प्रक्रिया आपकी आंखों के सामने आती है, लेकिन बैकग्राउंड में जो प्रक्रिया है वो आपकी आंखों के सामने नहीं आती। और ये सच्चाई है। अगर आप ये सोचें केवल टैलेंट के आधार पर आप वहाँ चले जाएंगे तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, क्योंकि मैंने कई ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जिनमें टैलेंट नहीं था फिर भी वो हॉट सीट तक पहुँचे। इसका कारण ये है कि मुझे जो लगता है केबीसी में हर तबके का ध्यान रखते हुए चयन किया जाता है। उसमें किसान वर्ग से भी हो सकते हैं, हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, उसमें सरकारी नौकरी वाला भी हो सकता है, प्राइवेट नौकरी वाला भी हो सकता है। सबका ध्यान रखते हुए सिलेक्शन किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से एक आरक्षण की ही प्रक्रिया है। आरक्षण के आधार पर ये चयन होता है। सबके लिए सीट रिजर्व है। हर कोटा, सबको कोटा दिया गया है। बस वहाँ जातिगत कोटा नहीं है या कोई वर्ग विशेष नहीं बनाया गया। वहाँ प्रोफेशन के आधार पर लोगों का चयन किया जाता है। मतलब एक तरीके से लक भी मान लो। हाँ बिल्कुल, लक बहुत बड़ी चीज़ है। बिना, मैं तो यही कहूँगा, यहाँ भाग्य काम करता है। क्योंकि जब रैंडम 1000 लोगों का चयन होगा तो उस भाग्य ही तो आपका चयन करवाएगा। अच्छा, आप जब अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे थे तो वो रियल लाइफ चल रहा था या वो भी, उसमें भी कुछ अलग चीज़ें होती है जैसे हम टीवी पे देखते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही चलता है? हाँ, जो आप टीवी पे देखते हैं वही है, बस अंतर इतना है उस एपिसोड को शूट होने में लगभग 3 से 4 घंटे तक लग जाते हैं, जो एपिसोड हमें 1 घंटे में दिखाई देता है। अच्छा। हाँ, रिकॉर्डिंग होती है पहले, फिर बाद में वो एडिट वगैरह करके उसे 1 घंटे में आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आंसर चलते होंगे तो बार बार भी पूछे जा सकते हैं ना? मतलब एक्टिंग रिकॉर्डिंग जो होती होगी आपकी, हाँ, वो एक्टिंग की तरह होती होगी ना? हाँ नहीं, वो तो रियल होती है। अच्छा, बिल्कुल रियल होती है। हाँ, लेकिन बीच बीच में वो क्या कहते हैं इस फील्ड में कि कट करो, फिर से रीटेक करो, तो वो चीज़ चलती रहती है। ओके। थोड़ी सी भी गलती होती है वो रीटेक होता है। फिर ओके। बीच बीच में आप लोग जब टीवी पे देखते हैं तो आता है कि मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तो बस एक ब्रेक के बाद ये केवल वो कहते हैं और वहाँ प्रोग्राम चालू रहता है। ओके। वहाँ ब्रेक के बाद नहीं होता कि जितनी देर का ब्रेक आया तो प्रोग्राम उतनी देर की रोक दिया गया, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है। तो वहाँ ब्रेक नहीं होता, वहाँ तो शूटिंग चलती रहती है। ओके। वो केवल इतना कहते हुए दिखाते हैं कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके। कैसा लगा आपको बच्चन साहब से मिलकर? बच्चन साहब का जो ओवरऑल उनका जो कैरेक्टर है, नो डाउट वाकई वो एक ऐसी पर्सनालिटी है इस देश की, शायद मैं तो कहूँगा एकमात्र पर्सनालिटी जिसे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक चाहता है। और यही वो व्यक्ति हैं जिनका क्रेज़ हमारे देश में कम से कम आज भी है। आज भले ही उनकी एज लगभग 82 ईयर्स के हैं, वो अभी भी बच्चों में भी उनके प्रति वही उत्साह है, जवानों में भी है, बुज़ुर्गों में भी है, सभी उनके फ़ैन हैं। और इसका एक कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि उनकी जो शैली है उसमें अनौपचारिकता ज़्यादा है। और अनौपचारिक शैली केवल उन्हीं के पास होती है जो बहुत अच्छे साहित्य घराने से आते हैं। चूँकि उनके पिताजी अच्छे साहित्यकार थे, इसीलिए ये शैली उनको मिली। उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। और जहाँ ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ इंसान भावनात्मक रूप से भी दूसरों से जुड़ता है और दूसरे भी उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इसीलिए आज वो जन जन की आवाज़ है।
सभी के फ़ैन हैं। तो और 2011 में आप एज अ कंटेस्टेंट गए थे और 2014 में आप एक्सपर्ट एडवाइज़र। हाँ, 2014 में बच्चन साहब की टीम ने मेरा चयन बतौर एक्सपर्ट के लिए किया था। केबीसी एक्सपर्ट में एक एक्सपर्ट लाइफलाइन होती है, जिसमें एक्सपर्ट सीट अलग होती है, उस पर एक्सपर्ट बैठे रहते हैं। जब भी कंटेस्टेंट को कोई क्वेश्चन पूछना होता है, लाइफलाइन लेनी होती है, एक्सपर्ट लाइफलाइन, तो एक्सपर्ट लाइफलाइन के तौर पर एक्सपर्ट की मदद ली जाती है। तो उस सीट पर भी मैं बैठ चुका हूँ, 4 एपिसोड में मैं बैठा हूँ एक्सपर्ट बन के 2014 में। 2014 में जब आप एक्सपर्ट एडवाइस देने गए थे तो उसके लिए आपको कुछ पेड हुआ था या? हाँ, फ्री? उस समय वो एक्सपर्ट के लिए वो रहने खाने का पूरा खर्च उठाते अच्छा, हैं। आप बॉम्बे गए थे? बॉम्बे गए थे। अच्छा, इसमें ऐसा दिखता है जैसे आप घर में बैठे हुए हैं। नहीं उसमें- नहीं नहीं, वहीं जाना पड़ता है। मैं खेला था दादा साहब फाल के स्टूडियो में, ओके। और यशराज स्टूडियो में मैं बतौर एक्सपर्ट बन के गया था। मुझे दोनों स्टूडियो का अनुभव है, दोनों स्टूडियो में मेरी शूटिंग हुई है। तो जब मैं वहाँ एक्सपर्ट बन के गया था तो उन्होंने मेरा पूरा अच्छे 5 स्टार में रहने खाने की व्यवस्था की, एयर फेयर दिया, उन्होंने ही टिकट करवा के दिया था। और चलते समय मुझे एक उन्होंने टैबलेट सोनी कंपनी का एक टैबलेट गिफ्ट किया था। उसमें कोई रकम नहीं होती है, अच्छा, बस चूंकि सम्मान है वो एक प्रकार का, तो सम्मान निधि के रूप में वो एक गिफ्ट दे देते हैं। आप उनसे उस टाइम बच्चन साहब से मिले थे? हाँ, 3 साल बाद मैं गया, बच्चन साहब ने मुझे 3 साल बाद देखते ही तुरंत पहचान लिया। ओके। वो सबसे अच्छी बात उनकी यही है कि इतने सहज हैं कि जब 3 साल बाद भी मैं गया तो बच्चन साहब ने सबसे पहले मेरे से यही बोला कि हम भोपाल आए थे, आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा भाई मैंने कहा सर मैं इसीलिए नहीं आया कि पता नहीं आपके पास समय होता या नहीं होता, मैं मिल पाता या नहीं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अगर आप आए होते तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपसे नहीं मिलता। ओके। और देखो हमने आपको 3 साल बाद भी बुला लिया ना दोबारा। तो उस समय मुझे लगा शायद बच्चन साहब ने ही मेरा चयन एक्सपर्ट के लिए किया होगा, क्योंकि मैं तो 25 लाख का विनर था। मेरे से ज़्यादा भी राशि जीतने वाले बहुत सारे थे जिन्हें वहाँ एक्सपर्ट के रूप में जाने का मौका नहीं मिला। तो शायद बच्चन साहब को लगा होगा, तो उन्होंने मुझे मौका दे दिया, अवसर दे दिया। दोबारा जाने का मूड है आपका? अब 2 बार तो हो आया हूँ, खेल भी लिया, एक्सपर्ट भी बन गया। अच्छा, आपने 25 लाख में क्विट करा था या आप? हाँ, 25 लाख के बाद जो 50 लाख का क्वेश्चन आया था उस पर मैंने क्विट किया था, क्या क्योंकि question वो मूवी से संबंधित था और क्वेश्चन बड़ा अजीबोगरीब था। वो क्वेश्चन इस तरह से था कि पाकिस्तान के एबटाबाद ज़िले में निम्न में से कौन सा अभिनेता पैदा हुआ। ओके। तो अब चूंकि जो 4 ऑप्शन थे उसमें मुझे 2-3 के बारे में पता था कि ये निश्चित रूप से पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो एबटाबाद ज़िले में पैदा हुए हैं कि नहीं। तो इसलिए मुझे लगा लाइफलाइन मेरे पास थी नहीं, तो क्विट करना ही मुझे सही लगा, तो मैंने क्विट कर उस दिया। टाइम तो 2 करोड़ वाला होता था शायद। उस समय 5 करोड़ था। 5 करोड़ था। ओके। उसके बाद आपने किसी और रियलिटी शो में ट्राई नहीं किया? फिर मैंने कभी किसी में ट्राई नहीं किया। नहीं हुआ? नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। ठीक है, चलिए सर, ये तो हमारी बातें हो गई केवीसी रिगार्डिंग, आपके संस्थान के रिगार्डिंग। अब अपन आपका थोड़ा ड्यूटी पे चलता है, क्योंकि उसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए कि वाकई में जो टीवी में सीआईडी दिखाते हैं, क्या रियल लाइफ में भी सीआईडी वैसी ही होती है? हाँ, बस अंतर इतना है कि टीवी में जो सीआईडी दिखाई जाती है वो चूँकि प्री प्लान्ड होता है, उसमें सब कुछ तो अरेंज करना आसान होता है, चीज़ों को सरप्राइजिंग रूप में दिखाना आसान होता है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की हम बात करें तो उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ग्राउंड रियलिटी में ना इतनी सुविधाएं मिलती हैं जितना टीवी में दिखा दिया जाता है। एक अधिकारी को बिल्कुल सुपर हीरो की तरह दिखाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अधिकारी को बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं विवेचना के दौरान। और चूंकि मैं डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट हूँ तो डॉक्यूमेंट फ्रॉड जितने भी होते हैं अक्सर उन पर मुझे काम करना होता है, और वो भी कार्यालय में रहकर ही काम करना होता है। जो ग्राउंड लेवल पर पुलिस टीम होती है वो क्राइम रजिस्टर्ड करते हैं, और फिर जो भी फोर्जरी वगैरह होती है, डॉक्यूमेंट्री फोर्जरी है या सुसाइड नोट्स हैं या कोई मर्डर हुआ है और वहाँ कुछ ऐसा मिला है जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पर है और उसकी जांच करवानी है, तो पुलिस उसी प्रकरण को हमारे यहाँ भेज देती है जांच के लिए। और जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ वो राजधानी में ही है, वो और कहीं उसकी ब्रांच है नहीं, इसलिए सारे केसेस यहीं सीआईडी में आते हैं जांच के लिए। मैंने सर एक एमपी का केस सुना था जिसमें एक महिला को उसका पति मार देता है और वो कुछ लेटर वाला था। हाँ मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला हाँ कि वो केस आपने ही सॉल्व किया था। हाँ तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि वो केस क्या था। हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि वो पति अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, और
हर समय वो उसके दिमाग में यही रहता था कि पत्नी को रास्ते से कैसे हटाया जाए, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी समय उसने, चूँकि ये प्लानिंग बहुत पहले से उसने कर रखी थी, होता ये था कि उसकी पत्नी, ये चूँकि बहुत समय हो गया इसको, तब उस समय वो खत चलते थे, पत्र लिख के भेजते थे। अब आज तो ज़माना है नहीं पत्रों का, अब तो सब मोबाइल पे हो जाता है। तो वो पत्र अपने पिता को लिखती थी, अपने माताजी को लिखती थी, हर सप्ताह एक पत्र भेजती थी कि मैं यहाँ परेशान हूँ, मुझे टॉर्चर किया जाता है और ऐसा मन करता है क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूँ। तो ऐसे शब्द जब वो लिखती थी उसमें, और फिर उसी को पोस्ट करने पति को दे दिया करती थी बंद करके। पति उसे खोलता था और पूरा पढ़ता था और उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लेता था। ऐसे करके बहुत सारे पत्रों की उसने फ़ोटोकॉपी रखी। फिर उसने उनके आधार पर उनमें से ज़रूरत के मुताबिक शब्द निकाले और एक उन्हीं अक्षरों को, शब्दों को काट काट के और वो पेस्ट करता चला गया कोरे कागज़ पे। और ऐसे पेस्ट करके उसने एक कहानी बना ली कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ऐसे करके एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और वो सारे अक्षर और शब्द उसी की राइटिंग के थे जो कट करके निकाले गए थे और उनकी फ़ोटोकॉपी की गई थी। तो फ़ोटोकॉपी के जब वो मरती है या मारी जाती है तो उसी समय उसके पास से एक लेटर मिलता है, वो फ़ोटोकॉपीड लेटर होता है। ओके। और उसमें फ़ोटोकॉपीड लेटर जब मिला पुलिस को, तो पुलिस को स्वाभाविक है सबसे पहले तो शक हुआ कि जब फ़ोटोकॉपीड लेटर है तो रियल भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की पुलिस ने, तो उसे पुलिस के हाथ कुछ एक ऐसे भी कागज़ लग गए जिनमें से कुछ अक्षर और लेटर फाड़े हुए थे, वो मिल गए पुलिस को। इधर हमारे पास जब जांच के लिए भेजा तो हमने भी साबित कर दिया कि ये रियल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, इसमें पेस्टिंग की गई है, अक्षर काट काट के लगाए गए हैं और फ़ोटोकॉपी, बारंबार फ़ोटोकॉपी की गई है। जब बारंबार फ़ोटोकॉपी की जाती है तो फ़ोटोकॉपी में जो टोनर होता है उसके कुछ चिन्ह छूट जाते हैं और उन्हीं चिन्हों के आधार पर हम बता देते हैं कि ये रियल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी नहीं है, ये फ़ोटोकॉपी की फ़ोटोकॉपी है। ये हम लोगों के लिए आसान होता है बताना। जब हमने ये बताया तो पुलिस को वो चीज़ मिल भी गई, वो लेटर भी मिले कटे हुए, और उन लेटर को जो वहाँ से काटे गए थे जब बाद में मैच करके देखा गया तो पता लग गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इस अच्छा, तरह से इसलिए आपको इतना बोला जाता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो पता कर लेती हैं। जी हाँ, वो कारण यही है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आम जनता को पता भी नहीं रहते। और चूँकि मोडस ऑपरेंडी होती है आज हर अपराधी की कि वो कुछ ना कुछ सोचता है, तो वो जो सोचता है हमें भी उसी के हिसाब से तैयारी करनी होती है। वो 2 कदम आगे बढ़ता है तो हमें भी 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ के तैयारी करनी होती है। हर केस हमारे लिए एक स्टडी होता है, उसी के आधार पर हम नई नई चीज़ों को खोजते रहते हैं। मूवीज़ वगैरह का इन्फ्लुएंस होता है सर क्राइम में, जो बोला जाता है कि दृश्यम देख के कर दिया? हाँ, ये कह सकते हैं हम, ये इसका कई बार ऐसा हुआ है। मूवी अपराधी को आइडिया तो देती है, नो डाउट। मूवी में भी जो आइडियाज़ होते हैं, जो लेखक के अपने हैं या कहीं से प्रेरित होकर उन्होंने जो भी लिए हों, वो सामान्य जनता को आइडियाज़ देते हैं और उन्हीं आइडियाज़ को ध्यान में रखकर कई बार अपराध किए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जहाँ एक और मूवी लोगों को अवेयर करती है तो दूसरी ओर अपराधियों को अवसर भी देती है। दोनों का समायोजन है और बुराई अच्छाई तो हर जगह है, डिपेंड करता है कौन उसे किस तरह से लेता है। तो ये तो सर ऐसा थोड़ी ना आप आम पब्लिक कर रही हो सकता है कि ऑफिसर्स भी करते हो। हाँ, उनके केस भी आपके पास आते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कई बार लोकायुक्त द्वारा छापा कहीं डाला गया, ईओडब्ल्यू कार्रवाई करती है, पुलिस की ही विंग ऐसी हैं जो जब इस तरह की कार्रवाइयाँ करती हैं तो उसमें बहुत सारे अधिकारी भी पकड़े जाते हैं। आजकल तो बहुत फेमस है ये, ग्रामीण स्तर पर सरपंच सचिव के साइन से बहुत सारे चेक जारी होते हैं, तो उनमें बहुत कई प्रकार के विवाद होते हैं। कभी सचिव कहता है मेरे साइन नहीं है, कभी सरपंच कहता है मेरे साइन नहीं है। आमतौर पर सचिव थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, सरपंच कई बार अनपढ़ भी होते हैं, तो उनके साइन फैब्रिकेटेड तरीके से बना लिए जाते हैं और बड़े बड़े चेक पास कर दिए जाते हैं। तो ऐसे फ्रॉड होते हैं। शासकीय विभागों में भी फ्रॉड होते हैं। कई बार रजिस्टर में कुछ दिखाया जाता है, हकीकत में होता नहीं है। जब धरपकड़ की जाती है तो ऐसे रजिस्टर सीज किए जाते हैं, तो उनकी जांच के लिए भेजा जाता है कि ये लिखने वाला यही अधिकारी है या कोई और है।
तो ऐसे डॉक्यूमेंट भी आते हैं, तो उसमें अधिकारियों के खिलाफ भी ओपिनियन देनी पड़ती है। अच्छा, मैंने आपने एक केस सुना था आपका कि एक एसआई साहब को आपने नाप दिया था, तो वो क्या स्टोरी? वो एक्चुअली क्या था कि जब भी हम किसी अपराधी के दस्तावेज बुलवाते हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर बुलवाते हैं, तो एक रफ़ीक अहमद करके सिग्नेचर हुआ करता था, विवादित था वो। तो उसमें जो एसआई साहब थे, उन्होंने केवल रफ़ीक लिखवा के भेज दिया था हमारे पास। हमने फिर उसे वापस किया क्वेरी लगाकर कि इसमें रफ़ीक के साथ अहमद भी आप लिखवाइए, क्योंकि विवादित पूरा रफ़ीक अहमद है, इसलिए आप रफ़ीक अहमद पूरा लिखवाइए आप। तो उन्हें लगा कि संबंधित जो अपराधी है वो जेल में है और न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो कौन ये हेडेक करे। स्वाभाविक है, थोड़ा सा पुलिस विवेचना में दिक्कत तो होती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है अधिकारियों को, तो कई बार वो शॉर्टकट भी अपनाते हैं। तो उन्हें लगा कौन देख रहा है, तो उन्होंने अपनी ही राइटिंग से रफ़ीक के आगे अहमद लिख दिया। ओके, पुलिस वाले ने? पुलिस वाले ने ओके, ओके। उन्होंने ही अहमद लिख दिया। और चूंकि हम जानते हैं कि पंचनामा स्वयं आईओ अपनी राइटिंग में बनाता है, तो पंचनामा उन्होंने अपनी राइटिंग में बनाया हुआ था, इधर रफ़ीक के आगे अहमद लिख दिया था। जब हमने फाइनल रिपोर्ट दी तो उसमें हमने ये बता दिया कि ये रफ़ीक तो रफ़ीक ने लिखा है, जो विवादित है उसमें रफ़ीक द्वारा लिखा गया है, लेकिन अहमद शब्द जो स्पेसिमेन में है ये पंचनामा की राइटिंग से मैच करता है। मतलब जिसने पंचनामा भरा उसने अहमद लिखा, ये रफ़ीक ने अहमद नहीं लिखा है। इस बात पर माननीय न्यायालय ने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उन्होंने संज्ञान में इसको लेते हुए बहुत बड़ा दोष पाया और उन्होंने उस संबंधित जो भी आईओ थे उन्हें बर्खास्त किया। तो ओके, अच्छा, वो हट गए? बिल्कुल टर्मिनेट हो गए? उन्हें नौकरी से हटा दिया गया सिर्फ इसी कारण से कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। और बताइए, तो छोटी छोटी गलतियों पे भी अगर कार्रवाई हो सकती है। हाँ, तो अगर हमारी जुडिशरी नो डाउट बहुत अच्छा काम करती है, और कई बार जुडिशरी ने ये ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि अगर आप गलती करोगे तो आपको बड़ी सज़ा भी हो सकती है। यहाँ तक कि हमने ही देखा है, कई बार न्यायालय में हम जाते हैं तो न्यायालय में ये भी सुनने मिलता है कि आपकी रिपोर्ट पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, यदि आपसे कोई गलती हुई तो आपके लिए कोई क्षमा नहीं है। ओके, आपका ये अपराध अक्षम्य है, इसलिए आप कभी गलती ना करें, बहुत सावधानी से केस करें। क्योंकि ये बात सही है कि अगर थाने स्तर पर कोई अगर ऐसी वारदात थोड़ी मोड़ी हो जाती है तो कई बार उन्हें क्षमा कर भी दिया जाता है, लेकिन चूंकि हमारी रिपोर्ट को बहुत आगे तक मान्यता प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाती है हमारी रिपोर्ट, तो हम लोगों से अपेक्षा की जाती है कि हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारी रिपोर्ट पर 3 अधिकारियों के साइन होते हैं, ओके, और जो एक्सपर्ट होता है जो जांच करता है उसके साइन, सुपरविज़न अधिकारी जो सुपरविज़न करता है उसके साइन, फिर जो हमारे स्टेट लेवल पे जो हमारे स्टेट एग्जामिनर हैं उनके साइन। तो 3 जगह फ़िल्टर होता है, तो गलती की गुंजाइश नहीं बचती फिर। और अगर कहीं कोई डाउट भी होता है तो सीनियर एक्सपर्ट मिलकर चर्चा करते हैं और बाकायदा उस पर फिर फ़िल्टर्ड ओपिनियन दी जाती है। अच्छा, सीआईडी वाले ऐसा बताया जाता है कि एकदम चुप चुप पता करते रहते हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं। पुलिस में ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ ये काम होता है। तो चूँकि अब क्या होता है कि कई जगह सीआईडी को बहुत अधिकार होते हैं, ग्राउंड लेवल पे भी अधिकार होते हैं, लेकिन हर जगह उतने अधिकार नहीं होते। ओके, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, जैसा आप लोग मुंबई जो सीरियल में देखते हैं, मुंबई पुलिस में सीआईडी जो काम करती है, ऐसा मध्य प्रदेश में उतना ज़्यादा नहीं है एक्सपोज़र। लेकिन हाँ, खुफिया के तौर पर हमारे यहाँ एक स्पेशल ब्रांच होती है, उसके जो अधिकारी हैं वो सिविल यूनिफॉर्म में, सिविल में रहते हैं वो, और वो इंटेलिजेंस जुटाते रहते हैं। हर जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पहुँच जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चल पाता। ये उसी तरीके के होते हैं ना सर, कि क्या कहते हैं, चुपचाप आए, मतलब हमारे बीच ही बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं भी हो सकता हूँ। हाँ हाँ, ना, इसी तरीके के बिल्कुल लोग ऐसा ही होते हैं। ऐसा ही रहता है। नहीं, परफेक्ट। अच्छा सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप सीआईडी में हैं, तो पर्सनली आपको क्या पसंद, मतलब आप आईएएस, आईपीएस, सीआईडी, सीबीआई, और ये अपनी नॉर्मल पुलिस हो गई, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपका क्या पर्सनल मतलब एक है कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ, या इधर हूँ, इधर ही ठीक हूँ? नहीं साहब, देखो, मैं तो जब से पुलिस में आया, शुरू में ज़रूर मेरे मन में था कि मैं ऊंचे स्तर पर अधिकारी बन के काम करूं, लेकिन संयोग से जिस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था 99 में, उस समय भी वैकेंसी बहुत कम आती थी, आज जैसा ही हाल हुआ करता था। तो तब ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई और मैंने
फॉर्म डाला और मेरा उस समय चयन हुआ, लेकिन पीएससी से डीएसपी बनने की तमन्ना उसी समय थी। उस समय मैं 96 में एक बार एग्ज़ाम दिया, एक बार 98 में दिया। तो 96 में मैं एक स्केलिंग चली थी उस समय, उसके कारण नहीं हो पाया था मेरा। नॉर्मलाइजेशन जैसा मेथड था, तो उसमें जो मैथ्स साइंस वाले होते थे उनको मार्क्स नहीं मिल पाते थे अच्छे, मार्क्स होते हुए भी उनके नंबर कम कर दिए जाते थे। इस कारण से मैं पीछे रह गया। और 98 में एक साथ मेरा दोनों जगह हुआ, इधर सब इंस्पेक्टर में भी हुआ, पीएससी में भी हुआ। लेकिन सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के दौरान मुझे परमिशन नहीं मिली एग्ज़ाम देने की, मेंस देने की। उसके बाद फिर 99 में वैकेंसी 24-25 वैकेंसी निकली, तो मेरा प्री में भी नहीं हुआ। फिर 2000 के बाद से 5 साल के लिए पीएससी पे बैन लगा था। मामला हाई कोर्ट में था और 5 साल तक पीएससी हुई नहीं, 2005 तक। उस दौरान मैं जब इस विभाग में काम करने लगा तो मुझे लगा ये विभाग में काम करना सबसे अच्छा है। मैं इतना सेटिस्फाइड हुआ, पुलिस का रुतबा भी है, मान सम्मान भी है, जुडिशरी में जाते हैं तो अच्छा खासा सम्मान मिलता है, सिविल में कहीं जाते हैं वहाँ भी सम्मान है। अब रही बात यही कि जब इतना सब कुछ है तो क्यों ना, ये विभाग बहुत अच्छा है, ट्रांसफ़र भी नहीं होना है, किसी का दबाव भी नहीं है अनावश्यक। तो ये सब देखकर मुझे ये लगा, जब मेरे साथ वाले और भी थे जो सीनियर, जो डीएसपी बन चुके थे उस समय, तो वो बताते थे कि बहुत दबाव रहता है फील्ड में, ऐसा वैसा। तो उनकी बातें सुनने के बाद फिर मेरे मन से ये चीज़ें हट गईं। मुझे लगने लगा कि ये लाइफ बहुत अच्छी है। और तब से फिर मैंने कुछ नहीं सोचा सिवाय पढ़ने और पढ़ाने के। बस वो एक जुनून था, वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। और इस जॉब में रह के, चूँकि मैं ये पढ़ने और पढ़ाने का काम कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफिस आवर्स ऐसे होते हैं, चूँकि 8 घंटे का जॉब है, तो उसके अलावा मेरे पास समय रहता है, तो मैं उसी समय में पढ़ा सकता हूँ। इसलिए मेरे मन में यही आया कि आगे चलकर जो भी लाइफ होगी मैं उसमें पढ़ने और पढ़ाने का ही काम करूँगा। अगर पुलिस विभाग भी मुझे पढ़ने पढ़ाने का काम सौंप दे तो मैं उसके लिए हर से तैयार हूँ। मतलब कुल मिला के आपका इंटरेस्ट जो मेन है वो पढ़ने पढ़ाने में है। बिल्कुल। तो आप एक लेक्चरर वगैरह क्यों नहीं ट्राई किए, प्रोफेसर लेक्चरर? वो अब उसका कारण यही था कि उस समय जॉब लग चुकी थी, और चूँकि जैसा मैंने कहा उस समय वैकेंसी नहीं आती थी, तो धीरे धीरे समय होता चला गया, फिर समय ज़्यादा हो गया। और मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता, तब मैं आगे जाता। कितने नंबर आए थे आपके? किसमें? ये जो आपने एग्ज़ाम निकाला था आपका सब इंस्पेक्टर वाला? जी। उसमें मेरे 278 मार्क्स थे, ये टोटल मार्क्स थे। लेकिन सीआईडी में आने के लिए, इस ब्रांच में आने के लिए एक पेपर होता है पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ओके। उसमें उसी समय मेरे 71 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, और तब से आज तक इतने मार्क्स किसी के नहीं आए। अच्छा। जी हाँ, ये आपका रिकॉर्ड है? ये लगभग ये मध्य प्रदेश पुलिस में मेरा रिकॉर्ड है कि 71 मार्क्स आज तक पीसीएम में न मैंने किसी के देखे हैं। चूँकि टेक्निकल में गिने चुने बंदे सेलेक्ट होते हैं, तो उन सब से हर साल मेरी मुलाकात हो ही जाती है, जब भी वैकेंसी आती है बच्चे चयनित होके आते हैं। तो मैंने अभी तक तो किसी के नहीं देखे कि 71 मार्क्स आए हों। हाँ, बल्कि ये ज़रूर देखता हूँ मैं कि जो टॉप करते हैं टेक्निकल में 50 नंबर लाकर भी लोग टॉप कर जाते हैं, क्योंकि ये पेपर पीसीएम का है और पूरा सिलेबस बीएससी का है। तो लोग आमतौर पर बीएससी को उतना सीरियसली पढ़ते नहीं है, ये एग्ज़ाम भी देने जाते हैं तो बस ऐसी तुक्के तुर्रे में जितने सही हो जाएं, स्पेशल तैयारी इसकी कोई नहीं करता। लेकिन चूँकि मैंने बीएससी करने के बाद लगातार 2 साल ट्यूशन पढ़ाए थे पीसीएम के, उसके बाद मेरा जब चयन हुआ था तो इसलिए मैं अच्छा कर पाया था इस पेपर में। तो मेरा पीसीएम में शुरू से रुचि रही, आज भी मैं पढ़ाता हूँ। आज मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाना मेरी रुचि में है। इसके साथ साथ जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। ओके। तो धीरे धीरे करके पढ़ाने का जुनून रहा, तो सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होती चली गई। मतलब मेरे हिसाब से तो आपको टीचर होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं टीचर होता तो और बेहतर करता, वही, और ज़्यादा बच्चों के लिए और अच्छा कर पाता। ये बात सही है। हाँ, क्योंकि एक पुलिस वाले का नेचर इतना सॉफ्ट जितना आपका है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट तो आपका लगभग वही है। अब आप डीएसपी हैं, लेकिन जनरली आप प्रोफेसर जैसे ही लगते हैं। आप वर्दी वगैरह पहनते हैं सर? हाँ, वर्दी पहनते हैं, वर्दी भी पहननी पड़ती है, बीच बीच में बहुत सारी ड्यूटीज़ लगती हैं। आप डांट लेते हैं लोगों को गलत कर रहा है? मैं जनरल पूछ रहा हूँ। हाँ, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो अपने सामान्य लहजे में बच्चों से जो भी सामने आता है, अगर डांटने की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में भी बोलना पड़ता है। कोई राइट वाइट पे ड्यूटी लगी सर आपकी? नहीं, राइट में तो नहीं लगी। आज तक मैंने जितनी ड्यूटी की हैं वो वीवीआईपी ड्यूटीज़ हैं, अथवा चुनाव ड्यूटी हैं, अथवा त्योहारों वगैरह पर भी ड्यूटी हैं। जैसे अभी मैं इज्तिमा ड्यूटी करके आया, ओके, तो लगातार 5 रात मेरी
पेट्रोलिंग हुई, गश्त पूरे भोपाल स्टेशन का मैं प्रभारी था और मुझे नाइट गश्त करनी होती थी। 250 जवान थे मेरे पास, उन्हीं को जगह जगह लगा के चेकिंग पॉइंट बनाए गए और चेक करना होता था कोई आपराधिक घटना ना हो जाए। क्योंकि धार्मिक जब कोई भी त्यौहार मेले होते हैं तो बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तूल पकड़ जाती हैं, तो इसलिए पूरी मुस्तैदी से काम करना पड़ता है। वीआईपी में जैसे आपने बोला, तो मतलब जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुए या इस तरीके के लोग, हाँ हाँ, उधर आपका ड्यूटी वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जब भी हमारे सीएम साहब, पीएम साहब अथवा उपराष्ट्रपति हैं अथवा गृह मंत्री हैं, जब भी ये आते हैं तो उनमें ड्यूटियाँ लगती हैं, तो हम ड्यूटी करते हैं। अच्छा, उस जगह पे आपको वर्दी पहन के जी हाँ, वहाँ वर्दी पहन के जाना होता और बाकी नॉर्मली आप सिविल है। ड्रेस, नॉर्मली सिविल में ही रहते कोट पैंट पहनते होंगे आप? हैं, सामान्य जो भी ऑफिशियल एक फॉर्मल ड्रेस होती है। नहीं, जैसे मैंने तो कोट में ही देखा उनको कोट पैंट पहने रहते हैं। हाँ, नहीं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी औपचारिक। लेकिन मेरे को जेन्युइन नहीं लगता है सर, मतलब आपको थोड़ा तो ऐसा लगना चाहिए, मुझे भी थोड़ा डर लगे कि नहीं सीआईडी के डीएसपी हैं, आप डांटोगे तो कैसा, मतलब एक्चुअली क्या है, मेरी सोच यही है कि डर अपराधी के मन में जरूर होना चाहिए, लेकिन एक सामान्य जन के मन में डर नहीं, बल्कि इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक पुलिस अधिकारी हमारे साथ है। सामान्य जन के मन में ऐसा भाव पैदा करना है हमें, अपराधियों के मन में भय होना चाहिए। ऐसा सर सारे पुलिस वाले करने लग जाए ना तो मेरा आधा कंटेंट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, नहीं होना यही चाहिए। मेरा आधा कंटेंट बंद हो जाएगा। क्या सर, आज की डेट में एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आप करते हैं? ऐसा कुछ नहीं, बस कभी कभार कुछ एक अपने जॉब को लेकर तो सोशल मीडिया पे मैं कभी नहीं आया, लेकिन हाँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड कभी कभी कुछ मटेरियल डाल दिया करता हूँ। अच्छा, जय हिंद शिक्षा संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं, ओके। तो उस पर मैं यहाँ पर हम लगा देंगे एक बार, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हाँ ये तो मैं पूछना भूल गया, आप तक पहुँचे कैसे? मान लो किसी को यूपीएससी करनी है तो वो कैसे कांटेक्ट करे आपसे? वो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, जैसा मैंने कहा जय हिंद शिक्षा संस्थान मेरा। क्या रहेगा सर, ये सब नंबर शेयर कर देंगे ना, हाँ, तो 100 फ़ोन आप पे आएंगे, 80 वो आएंगे जिनको बस बात करनी है एक तरीके से। सही बात है। वो मैं भी नहीं चाहता कि उस तरीके, तो आपका कोई वेबसाइट या कुछ ऐसा है जिससे फिल्टर होके आप तक बात पहुंच पाए? अब वो जो मेरा चैनल है उसमें भी मेरा नंबर डिस्क्लोज किया गया है, ओके। तो बस यही है लोग। तो भाई देखिए, बहुत सीरियस पर्सन को मैंने अपने साथ बिठाया है, बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छे सर हैं, तो जो वाकई में यूपीएससी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लें, अफसर बन जाएं, जैसे सर यहाँ बैठे वैसे आप भी बैठे हैं, तो आप जाइए, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल का जो स्क्रीनशॉट है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, आप जाइए, जाकर एक बार ज़रूर देखिए, ताकि मैं भी चाहता हूँ अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और कल को अगर वो कलेक्टर वगैरह बन जाएगा तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। अब सर, जैसे आपको कोई ने कॉल कर लिया कि मुझे ज्वाइन करना है, तो फिर उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है? हाँ, अगर कोई कॉल करता है तो अभी फ़िलहाल तो एमपी नगर में ही जय हिंद शिक्षा संस्थान की एक ब्रांच है, वहाँ पर बच्चा एडमिशन ले सकता है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, मैं अभी ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बच्चा आए तो ये सोचे कि एक पैसा भी मुझे नहीं देना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपसे इतनी अपेक्षा करता हूँ, जो भी मेरे पास आज की तारीख में आता है, आपको सिर्फ अपने ऊपर होने वाला एक नॉमिनल खर्च देना होगा, ताकि संस्थान के ऊपर बर्डन ना आए। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर ये मैंने सभी बच्चों से कहा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो स्पॉन्सरशिप लेने को तैयार है या संस्थान में गरीब बच्चों की भलाई करने के लिए टीचर्स इत्यादि की सैलरी, किराया इत्यादि उठाने को तैयार है, तो मैं किसी भी बच्चे से कभी 1 रुपये चार्ज नहीं करूँगा, ना मैं पैसे की बात करूँगा। पर्सनली मैं फिर कहता हूँ, मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है कि गुरु और शिष्य के बीच में पैसा कभी नहीं आना चाहिए। अगर ईश्वर कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरे संस्थान का खर्च उठने लगे, अथवा कोई संस्थान ऐसा कोई खड़ा करके दे दे जिसका खर्च उठाने के लिए कोई तैयार हो, तो मैं वहाँ आजीवन निःशुल्क सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। यार, मूवी वगैरह देखते हो, थोड़ा रियल लाइफ में बिठा लिया मैंने ऐसे इंसान को, तो प्लीज़ कोशिश करो कि ये बात ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, अथॉरिटीज़ तक पहुँचे। मैं पर्सनली तौर पर सर कोशिश करूँगा कि हमारे सीएम को, उन तक मैं ये बात पहुँचाऊँ। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मुझे अच्छे से याद है जब मोदी साहब पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने एक बात कही थी, और वो मुझे आज भी हर समय उसको दिमाग में रखता हूँ मैं। उन्होंने एक बात कही थी कि हर सरकारी कर्मचारी अधिकारी का ये फ़र्ज़ है कि कम से कम सप्ताह में दो दिन ऐसे निकाले
जिसमें एक एक घंटे गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए दे सके, उसे खुद ये प्रयास अपनी तरफ से करने चाहिए ताकि गरीब बच्चों की एजुकेशन हो सके। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है, अगर मेरी आवाज़ किसी भी बड़े ओहदे पर बैठे हुए सत्तासीन व्यक्ति तक पहुंचती है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वप्रेरणा हर व्यक्ति में नहीं होती, लेकिन जिस व्यक्ति में है, आप एक बार प्रयास करके तो देखिए। मैं अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हूँ, बस एक संस्थान ऐसा दिलवा दो, एक ऐसी एकेडमी खुलवा दो जिसका मुझे सिर्फ प्रिंसिपल बना दो। बच्चों के एडमिशन से लेकर उनकी सफलता तक का जो सफ़र होगा, उसकी ऐसी कहानी लिखने की क्षमता है मेरे अंदर। मैं करना चाहता हूँ, लेकिन करने के लिए मुझे अवसर चाहिए, मुझे संसाधन चाहिए। यदि मिलेंगे तो निश्चित रूप से आज जो मैं यहाँ कह रहा हूँ करके भी दिखाऊंगा। नहीं, बिल्कुल सर, हम अपना 100% ट्राई करेंगे और मैं पर्सनली ट्राई करूँगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूँ। स्टेट की सीएम तक मैं बात पूरी कोशिश करूँगा कि व्यक्तिगत तौर पे मैं ये बात आपकी पहुँचा पाऊँ। प्राइम मिनिस्टर तक तो भगवान की कृपा से अभी है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हमारी ऑडियंस में अगर कोई व्यक्ति है जो जानता है वहाँ तक किसी को, या कोई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, तो मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे ही बोलूँगा और ऑडियंस को भी बोलूँगा कि ये चीज़ उन तक पहुँचाए। क्योंकि नो डाउट एजुकेशन पर सर मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ। ट्राइबल्स बच्चों को पढ़ाना और उन बच्चों को पढ़ाना जो वाकई में नहीं है, जिनको ज़रूरत है, जिनकी किसी की माँ बर्तन मांज रही है, किसी का कोई पिता मजदूरी कर रहा है और पूरा फोकस उनका खाने पे है कि भाई ये शाम का खाना मिल जाए। तो मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों का फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो, और आप मेरी आइडियोलॉजी के इस मामले में तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग जितना ज़्यादा हो सके अच्छे लोगों तक इस बात को पहुँचाए, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतना साफ मन रख के बात करते हैं। अब ये कोई उस जगह से नहीं आते कि इन्हें पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा कमाना होता तो सर डीएसपी हैं, ठीक है। अब मैं सर बैठा है तो अवहेलना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक नॉर्मली डिपार्टमेंट का व्यक्ति भी ठीक कमा सकता है अगर वो एथिक्स हटा दे। सर डीएसपी हैं, सर बहुत आगे तक बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। मैं सर के घर गया हूँ, मैंने सर की संस्थान देखी है। सर गाड़ी ले ली आपने यहाँ? नहीं, मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी है, 2014 में मैंने खरीदी थी, वही है मेरे पास। अल्टो है शायद। अल्टो है। उसी समय मेरे एक मित्र हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ था तो वो छोड़ गए थे मेरे घर। ओके। इसीलिए कि भाई आप पुलिस वाले हो, चंडीगढ़ से मैं ट्रांसफ़र होके आ रहा हूँ, तो आप इस गाड़ी को रख लीजिए, मुझे किसी और पे भरोसा नहीं है, तो थोड़े दिन आप ही इसको चला लीजिएगा। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्हें मैंने कुछ पैसे देके और मैंने वो गाड़ी उनसे ले ली थी, और वही मेरे पास है। तो भोपाल जैसे कैपिटल के डीएसपी के पास एक अल्टो है सेकेंड हैंड, और सर जब हम मेरे पास आए यहाँ पे सेटअप पे स्टूडियो पे, तो बाइक से आए। मुझे जेनुअनली सर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट की चीज़ों से और इस तरीके की चीज़ों से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। मेरे पर्सनल कुछ और अलग इंटरेस्ट हैं, पर्सनल कुछ अलग आइडियोलॉजीज़ हैं। लेकिन जब मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ या फिर उन लोगों को देखता हूँ जिनने कम एज में बहुत अच्छा किया है और जो अच्छा कर रहे हैं, मैं आगे भी उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहूँगा। आपकी स्टोरी जब मैंने सुनी, मैं आपसे मिला, आपके संस्थान को मैंने घूमा, मतलब एक दिल से सर, वो मतलब क्या बोलूँ मैं जेनुअनली अगर मैं अभी स्टूडेंट होता ना, तो मैं कल ही आपके इधर आ जाता कि सर मुझे पढ़ा दो, क्योंकि मुझे आप में वो दिखता है कि सिर्फ आपके पास आ जाने से वो ऑरा मेंटेन हो जाएगा कि मैं अपने आप ही उस चीज़ को कर लूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर घोषणा करना चाहूँगा कि जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जिनके अंदर ये भाव है कि नहीं, उन्हें सेलेक्ट होना ही है, अधिकारी बनना है, मैं इतना कहूँगा, अगर आप थोड़ा मोड़ा भी अपने ऊपर बाहर रह के खर्चा उठा सकते हो, भोपाल आ जाइए। और अगर मुझे 8-10 बच्चे भी मिल गए ना, तो मैं आप लोगों पर इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग सेलेक्ट ना हो ही नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे 8-10 बच्चे भी मिल गए तो मैं उन्हीं बच्चों से वो सिलेक्शन दिखा दूंगा जो शायद लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की हो। लेकिन उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह आप लेंगे ना? उसमें मैं ये ज़रूर है कि हर बच्चे को मैं इस शर्त के साथ शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ एडमिशन अगर मैं आपको देता हूँ और आपकी एजुकेशन पर मैं खर्चा करने को तैयार हूँ, अगर मैं आपसे शुल्क नहीं लेता हूँ, तो मैं ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊँगा जिनमें वो जुनून और वो लगन ही ना हो।
आमतौर पर बच्चे कह तो देते हैं कि हाँ सर हम पढ़ लेंगे, हम इतना पढ़ लेंगे, उतना आप कहेंगे 16 घंटे तो हम 16 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। बच्चे की फाउंडेशन भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और उसको हम बताएं तो उसमें उस चीज़ को ग्रैस्प करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें मिलती हैं तभी सिलेक्शन आता है। अगर कोई कहे कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल पत्थर को हीरा बना दूं, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। अगर आपकी नींव बहुत कमज़ोर है तो आपको तैयार करने में मुझे सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी भी अच्छी आपकी नींव है, एटलीस्ट आपने 12th लेवल पर 70-75% मार्क्स भी प्राप्त किए हैं, तो मैं कहूँगा कि ऐसे बच्चे आगे जा सकते हैं। सर यूपीएससी देने की एक एज लिमिट कितनी होती है फाइनल जनरल कैटेगरी? यूपीएससी जनरल कैटेगरी उसमें ये है 32 साल अथवा 6 अटैम्प्ट, ओके, अधिकतम 6 अटैम्प्ट और 32 साल एज। 32 साल एज, दोनों में से जो पहले हो गए आप उसी समय ओवर एज हो जाओगे। ओके, और बाकी कैटेगरी के लिए फिर और छूट है, थोड़ा 4-5 साल की और छूट। तो गाइस बताओ, अभी अपने पास हैं 3-4-5 साल, अगर आप बोलेंगे तो हम तैयारी कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर आपका समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत नई ऊर्जा मिली, लोगों तक आपकी बात जाए, आप जिस मिशन पे निकले हैं वो जल्द से जल्द सफल हो, ये मैं चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अब आप सुबह फिर ड्यूटी पे जाएंगे और इस हेक्टिक वाली चीज़ में से भी आप समय निकालते हैं, लोगों तक कुछ अच्छी चीज़ पहुंचाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत साधुवाद है। आप इसी तरह आगे करते रहें और जितने लोगों तक ये बात जाएगी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सहयोग मिले जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में थकान केवल तभी होती है जब आप बेमन से काम करते हो। अगर आपका किसी कार्य करने में मन लगता है तो आप 24 घंटे भी काम करोगे, आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। बस शायद यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुझे कभी थकान नहीं होती, बल्कि मैं रिफ़्रेश हो जाता हूँ पढ़ा के। बच्चों को पढ़ाने के बाद, उनके डाउट्स क्लियर करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी प्रेरणा से मैं निरंतर लगा हुआ हूँ, आगे भी लगा रहूँगा। आपकी सेवाओं का मुझे अवसर मिलेगा, मैं हर समय तैयार हूँ। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो आप पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप इसके शॉर्ट्स बना सकते हैं। हमारे किसी भी चीज़ पे किसी भी तरीके का कॉपीराइट नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि हमें क्रेडिट दें। साथ ही साथ अगर आप कोई भी बिजनेस इंक्वायरी चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी है, आप इधर पे मेल करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और किसी भी तरीके की बिजनेस इंक्वायरी कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करें।